गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने जो है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात चल रही थी। अब इसमें ये किसी प्रतिरोध की गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस बता रहा था, तो उसमें प्रतिरोध की निर्भरता यानी प्रतिरोध जो है किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो पहले मैंने लिखा था ऑन लेंथ, LENGTH लेंथ। दूसरा मैंने बताया था ऑन एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये, क्रॉस यानी थिकनेस, तार की मोटाई, इस पर निर्भर करता है। तीसरा बताया था मैंने टेम्परेचर पर यानी तापक्रम, टेम्परेचर यानी तापक्रम। ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये हो गया लंबाई पर, लेंथ। और चौथा है मटेरियल, ऑन मटेरियल यानी पदार्थ पर। इसके बारे में डिस्कस हो गया, लेकिन रिपीट कर रहा हूँ इस पहले पॉइंट को। अगर इसके प्रयोग को अगर समझना है, प्रयोग से बताना है। अगर हम ये कहें कि प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है लंबाई पर निर्भर करता है, इसके लिए हम 3 वायर लेते हैं, 3 वायर। अब इनकी मेटल सेम होगी, सेम मेटल, सेम एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होगा, धातु उसकी समान होगी। अब ये 3 तार लेते हैं, लेकिन ये जो है डिफर होगी यानी अलग अलग होगी। लंबाई तार की, प्रतिरोध तार की लंबाई, प्रतिरोध तार की लंबाई अलग अलग। बस इतना लिख देना कि प्रतिरोध तार जो है अलग अलग लंबाई के लेते हैं। वैसे तो मैंने पीछे ये बताया था पिछले वीडियो में कि ये तार क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबे लेते हैं। फिर अब शुरुआत कर रहा हूँ कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करो किसी चालक तार का प्रतिरोध यानी कंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ यानी लंबाई पर निर्भर करता है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? इस प्रयोग को स्पष्ट करने के लिए हम 3 प्रतिरोधक तार लेते हैं यानी रेजिस्टेंस वायर लेते हैं, जिनकी लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं, इनकी मेटल यानी धातु समान होती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान होता है, लेकिन उसकी लंबाइयाँ क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर होती है। अब हम तीनों तार को एक एक करके परपथ में समायोजित करते हैं। किस में समायोजित करते हैं? परपथ में समायोजित करते हैं। परपथ में समायोजित करने के पश्चात हम उनमें धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। धारा का मान ज्ञात करने के बाद हम प्रतिरोध लगा सकते हैं। और अगर इसके बीच में ग्राफ खींचा जाए, किसके? लंबाई और उसका प्रतिरोध, तो ये जो है लेंथ तो सीधी रेखा एक प्राप्त होती है, और ये सीधी रेखा ये बताती है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये तो हो गया प्रतिरोध एक अक्ष पर, OY अक्ष पर, और ये क्या हो गई? लंबाई हो गई। फिर समझो किसी चालक का प्रतिरोध, इसको ऐसे भी वो दे सकता है एग्जाम में, इसको प्रूव करो, R is directly proportional L। हिंदी में ये समझो किसी चालक तार की
किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो इसके लिए हम 3 तार लेते हैं और इन तीनों की एक ही पदार्थ होता है, लेकिन और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होता है, लेकिन उनकी लंबाइयाँ तीनों की अलग अलग होती हैं। अब तीनों प्रतिरोध तारों को हम किस में लगाते हैं? परपथ में, और इनका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि जैसे जैसे प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। इससे सिद्ध, अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, ये नंबर 1 डाल दिया। इससे संबंधित एक मैंने गणनात्मक प्रश्न में दिया था, फिर उसको वापस समझा रहा हूँ। किसी चालक तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये लेंथ हो गई, और इसका प्रतिरोध 5 ओम है। कितना है? 5 ओम। अगर तार की लंबाई आधी कर दिया है या दुगनी कर दिया है, ये कह देता है इफ़ द रेजिस्टेंस वायर लेंथ इज डबल, या इफ़ द रेजिस्टेंस वायर लेंथ इज हाफ। तो हाफ इसका कितना होगा? 5 कर दिया है। लंबाई कितनी कर दिया है? 5। तो अब प्रतिरोध क्या होगा? मैंने एक बात बताई थी कि प्रतिरोध हमेशा जो है लंबाई पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखो, प्रतिरोध तार की लंबाई सवाल है, ये न्यूमेरिकल है। अगर 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिरोध है 5 ओम। उसी अनुपात में समानुपाती होता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने ये चालक की लंबाई कितनी कर दी? 5। तो प्रतिरोध यानी ये आधा है, तो ये भी आधा रह जाएगा। लेकिन तुम अपनी संतुष्टि के लिए कैसे निकालोगे? आधे का मतलब 2.5 रह जाना चाहिए, यानी 2.5 आंसर आना चाहिए। तो वज्रगुणा कर देना, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो 10x इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू 25/10। तो x इज इक्वल, अब एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, 2.5 ओम। देखो इसका आधा आ गया। वो जो भी दे अपनी संतुष्टि के लिए इस प्रकार से कर लेना। तो मतलब ये एक नियम निकल कर के आया, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। नंबर 1 डाल दिया मैंने, क्यों? आगे सूत्र समझाऊंगा, उसमें ये काम आएगा। अब नंबर 2 लेता हूं मैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के इनवर्स होता है। यानी तुम्हें ये प्रूव करना है किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम यहाँ वही एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम जो है बी टेक 3 रेजिस्टेंस वायर। अब यहाँ पर जो है ये क्या चीज़ समान डिफर होगी? ये जो है सेम होगी। ये क्या होगी? सेम, यानी लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर क्या होगी? सेम। एरिया, मेटल कैसी होगी? सेम। एरिया कैसी होगी? अब ये डिफर कर देना कि इस पर हम प्रयोग दिखा रहे हैं। 3 बातों को लेकर चलना, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और मेटल। अब यहाँ पर हमने क्या काम किया? हम किसी चालक में प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के इनवर्स यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये अपॉन में लिख दिया तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे, इसे ये प्रूव करेंगे। तो वही लिखेंगे। इस प्रयोग को करने के लिए हम 3 प्रतिरोध तार समान लंबाई के, लंबाई कैसी होगी? समान होगी। लंबाई कैसी होगी? समान। मेटल कैसी होगी?
समान और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग लेंगे, अर्थात अलग अलग मोटाई के तार लेंगे। अब यहाँ समझ लो, मैंने ये बता रहा था उस दिन, अगर अलग अलग मोटाई के तार लेंगे, ये तार है, अब यहाँ मोटाई बढ़ गई, यहाँ मोटाई और बढ़ गई, तो इसका मतलब ये हुआ पहले ये रेडियस थी, अगर दूसरा तार देखें तो रेडियस ये है, तीसरा तार देखें तो रेडियस ये है, तो रेडियस का मतलब त्रिज्या जो है वो बढ़ती जाती है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब है त्रिज्या का बढ़ना। तो किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके? प्रतिरोध के। इसको करने के लिए एक प्रयोग करते हैं हम, समान लंबाई के 3 प्रतिरोध तार और समान धातु के तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात अलग अलग त्रिज्या के 3 तार लेते हैं, इन्हें परपथ में समायोजित करते हैं। परपथ में समायोजित करने के पश्चात हम क्या करते हैं, इनका हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब यहाँ लंबाई लिखा था पहले ग्राफ में, अब यहाँ ए लिख दिया, ए का मतलब क्षेत्रफल, किसका? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इनमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो ये बताती है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नंबर 2 डाल दिया, ये आगे काम आएंगे दोनों। इसमें कुछ पूछना हो, जैसे मतलब यही है सीधा, जैसे जैसे हम त्रिज्या को बढ़ाते जाएंगे यानी उसकी मोटाई बढ़ाते जाएंगे तो हमारा प्रतिरोध जो है वो कम होता जाएगा। पहले क्या था, लंबाई बढ़ाने पर जिस अनुपात में हम लंबाई बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसी अनुपात में तार का प्रतिरोध हो जाता है। अब टेम्परेचर यानी तापक्रम, अब तापक्रम का मतलब क्या हुआ, इसको लिख लो, ताप पर निर्भरता। देखो एक आती है, पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं इसके परिप्रेक्ष्य में टेम्परेचर के, नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, मैग्नीन तथा कांस्टेंट, ये तार हैं, मैग्नीन तथा कांस्टेंट, ये बॉल फॉर्म होती है, ये बार हैं, कांस्टेंट का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है, बहुत कम बदलता है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट लिख रहा हूं जो ये मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, बदलता है या परिवर्तित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वेरी लो चेंजेस द रेजिस्टेंस विथ हीटिंग, यानी हम अगर मैग्नीन तथा कॉन्डेंट ये 2 से तार हैं, अगर ये पूछता है कि ऐसे 2 धातुओं के नाम बताओ जिनका ताप परिवर्तन के साथ उनका प्रतिरोध बहुत कम बदलता है, तो एक तो हो गई ये मैग्नीन और एक हो गया कांस्टेंट, ये 2 धातुएं हैं। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं जर्मेनियम, ये क्या लिखा हुआ है, जर्मेनियम का प्रतीक लिख दिया है, और क्या लिखा, सिलिकॉन का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये 2 धातुओं के नाम लिख लेना। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं, ऐसी 2 धातुओं के नाम बताओ जिसमें ताप बढ़ाने पर
जिसमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है घटता है। क्या होता है? घटता है। तो एक धातु तो उत्तर हो गई जर्मेनियम, आंसर ये हो गया जर्मेनियम। दूसरी कौन सी हो गई? सिलिकॉन, सिलिकॉन। यानी इसका प्रतीक लिखा है SI और एक का लिखा है जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसी धातु हैं जिनका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। वैसे ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है। कौन? प्रतिरोध। यानी ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। लेकिन यहाँ ताप बढ़ाने के साथ साथ परिवर्तन करें अगर, तो ये दो धातुएं ऐसी हैं जो प्रतिरोध बहुत कम परिवर्तित होता है। लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये बोर्ड में अक्सर पूछते हैं, ऐसी दो धातुओं के नाम बताओ जिसमें ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध कम होता है। तो रेजिस्टेंस इज लो टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो ये दो धातुएं हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। एक पॉइंट और आता है इसमें, मेन है, मतलब क्या है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, कुछ धातुओं में ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये ध्यान रखना। कुछ धातुएं ऐसी हैं, अब वो धातुओं के नाम बताऊंगा अभी मैं एग्जाम्पल में। कुछ धातुएं ऐसी हैं जहां ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर जो है प्रतिरोध कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो इन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, यानी सुपर कंडक्टिविटी। इन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अर्धचालक, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। अर्धचालक का मतलब क्या हुआ? अगर हम ताप बढ़ाएंगे, कुछ मतलब ताप करने में निश्चित ताप पर प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? शून्य। इसे क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर, यानी अर्धचालक। इसका मतलब क्या हुआ? सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं? यानी ये लिख दें, सुपर अर्धचालक। यानी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जहां ताप अगर कम करें, यानी नीचे करते जाएं, तो एक तापक्रम ऐसा आएगा जहां पर उसका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर यानी ताप, और यहाँ क्या लिया? प्रतिरोध। यहाँ प्रतिरोध लिया। तो ये टेम्परेचर जो है हम धीरे धीरे लो करते जाएं, एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये प्रतिरोध जो है वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये लो कितना करें? तो मतलब ये दिया हुआ है 4.2 केल्विन पर जो होता है, 4.2 केल्विन। ये केल्विन जो है वो तापक्रम की इकाई है। तो 4.2 केल्विन पर पारे का मान, किसका? मरकरी। पारे का मान शून्य हो जाता है, पारा। अब समझ लो फिर इसको, यानी ताप, कुछ धातुओं में क्या होता है? ताप कम करने पर एक निश्चित टेम्परेचर पर आकर के प्रतिरोध उसका कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। इन्हीं को कहते हैं अर्धचालक या सुपर कंडक्टर कहते हैं। ये एक उदाहरण हो गया
या मतलब उदाहरण कह लो या एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल पूछे तो क्या कहोगे? अगर 4.2 टेम्परेचर पर जो है 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर जो है पारे का मान प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसी को कहते हैं अतचालक या सुपर कंडक्ट। अब मेन एक बात रह गई इसमें, ये देखो, ये मैंने टेम्परेचर बताई थी एक पदार्थ की प्रकृति पर। चौथा क्या था? पदार्थ की प्रकृति पर। यानी ये पूछे किसी चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो तुम्हें क्या बताना है? ये मटेरियल जो हम लेंगे वो मटेरियल जो क्या होगा, मतलब अलग अलग धातुएं तो होंगी, लेकिन अलग अलग धातुओं में क्या होगा? ऑन मटेरियल, इस पर कैसे निर्भर करेगा? तो इसका अगर हम बताएं तो इसका क्लियर है पॉइंट बिल्कुल। इसको किस प्रकार से करेंगे, मतलब तुम्हें पदार्थ अलग अलग लेने पड़ेंगे, उससे अलग अलग पदार्थों में ही हम क्या कहेंगे कि इसका प्रतिरोध कम होता है और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो हमने मतलब 4 वायर लेते हैं, 4 वायर। कौन से? रेजिस्टेंस वायर। अब ये आर सिंबल बनाया, ये किसका है? प्रतिरोध का। एल एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम का प्रतिरोध किससे? सोने के प्रतिरोध से ज़्यादा होता है। यानी एल्युमिनियम रेजिस्टेंस इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ ओरम, यानी गोल्ड। एयू प्रतीक लिख दिया है। और ये किससे ज़्यादा होगा? सीयू से ज़्यादा होगा। और ये किससे ज़्यादा होगा? सिल्वर से ज़्यादा होगा, RAG। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने 4 प्रतिरोध तार यानी 4 रेजिस्टेंस वायर इन विच एल्युमिनियम, औरम, कॉपर एंड सिल्वर, ये 4 तार लिए रेजिस्टेंस वायर। अगर हम इसमें R का मतलब प्रतिरोध देखें तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध एल्युमिनियम में होता है, उससे कम औरम यानी सोने में, और उससे कम तांबे में, और उससे कम चांदी में होता है। या हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, ये चांदी है, ये क्या है? तांबा। कॉपर ये प्रतीक के रूप में लिखा है मैंने, और ये औरम यानी गोल्ड, सोना। और ये क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तुम्हें एक बात ध्यान होगा, मैंने चालक के प्रतिरोध और धारा में क्या संबंध है? चालक के प्रतिरोध और धारा में संबंध क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस? करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है? तो ध्यान रखना, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें धारा कम प्रवाहित होगी, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये तो हमने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन, ये मतलब चांदी में क्या है रेजिस्टेंस? लेस देन कॉपर, कॉपर में लेस देन औरम, और इसमें लेस देन एल्युमिनियम। यानी हम ये कह सकते हैं सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे अधिक प्रतिरोध। प्रतिरोध के हिसाब से ये आपने लिख दिया, सबसे अधिक प्रतिरोध किस में होगा? एल्युमिनियम में, उससे कम सोने में, उससे कम तांबे में, और उससे कम चांदी में। लेकिन अगर धारा के अनुसार अगर वो लिखवाता है, किसके अनुसार? धारा के अनुसार, तो इसको बिल्कुल पलट देना। तो करंट, अकॉर्डिंग टू करंट,
अकॉर्डिंग टू करंट, यानी धारा के अनुसार। अगर वो पूछता है, ये तो प्रतिरोध के अनुसार है, किसके अनुसार? प्रतिरोध के अनुसार है, प्रतिरोध के अनुसार। और ये किसके अनुसार लिख रहा हूं? धारा के अनुसार। ये अब धारा के अनुसार अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा धारा किसमें प्रवाहित होगी वो बताना, इसको ही उल्टा कर देना। मैंने एक कॉमन बात बताई थी, जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा यानी जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें धारा कम प्रवाहित होगी। यही धारा और प्रतिरोध में संबंध है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कौन कौन? धारा और चालकता, इनमें क्या संबंध है? इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध है, व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध का मतलब ये हुआ कि अगर धारा अधिक होगी तो इसका मतलब है प्रतिरोध, धारा और चालकता, ये यहाँ प्रतिरोध लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध अगर अधिक है तो धारा कम होगी, प्रतिरोध कम है तो धारा अधिक होगी। वही चीज़ यहाँ पर अगर धारा के अनुसार पूछता है, ये मैंने ऊपर जो लिखा है वो प्रतिरोध के अनुसार लिखा है, इसी को उल्टा कर दो, AG, AG के बाद क्या आएगा? CU और फिर AU और फिर एल्युमिनियम। तो सबसे ज़्यादा धारा जो प्रवाहित होगी वो ग्रेटर देन, यानी इस करंट इस फ्लो मोर देन इन AG मोर देन कॉपर, और कॉपर में औरम से अधिक यानी सोने से अधिक, और एल्युमिनियम में। तो ये दो चार्ट का ध्यान रखना, ये धारा के अनुसार मैंने लिख दिया ग्रेटर देन और लेस देन, और ये प्रतिरोध के अनुसार लिख दिया। अब मैं जो है रेजिस्टिविटी का मतलब बताना चाहता हूँ थोड़ा, इसको पहले लिख लीजिएगा, ये ध्यान लिख लो। नया पॉइंट शुरू कर रहा हूँ। लिख लिया, ये ध्यान रखना। और ये न्यू टाइप के हिसाब से 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़्यादा पूछते हैं। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ तुम्हें? रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता क्या है ये मैं लिखाना चाह रहा हूं। एज्यूम ए कंडक्टिंग वायर, ए कंडक्टिंग वायर with unit length, with unit length, यानी ये लेंथ ले ली, यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर, बने मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये क्षेत्रफल का यानी एरिया का सिंबल है, इसको कितना ले लिया? ये 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल की इकाई है, स्क्वायर लगा देते हैं। 10 मतलब ये ले लिए मैंने, समझ लो 1 मीटर लंबा तार लिया है, और कौन सा 1 मीटर लंबा तार? जिसका क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर ही हो, तो उसका क्या हो जाएगा? 10
द रेसिस्टेंस ऑफ वायर यूनिट लेंथ एंड यूनिट ये क्या लिखा मैंने, 10 द रेजिस्टेंस ऑफ वायर यूनिट 1 मीटर, यानी लेंथ जो है एक यूनिट उसकी लिख दी, यूनिट 1 मीटर है, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is known as specific resistance रेजिस्टेंस और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा वही रेसिस्टिविटी कहलाएगी, इसलिए और लगाकर लिख दिया। रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ये हो गया। अब जैसे मैं इसे हिंदी में लिखूं तो मतलब मैं लिख रहा हूं अभी, मतलब यूनिट का ध्यान रखना, 1 मीटर लंबा तार है, तार कितना लंबा है 1 मीटर, कौन सा 1 मीटर, ये लिख रहा हूं यहां, एज्यूम लिखा है ना, यदि 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक वर्ग मीटर हो, उसका प्रतिरोध ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। जैसे मैं तुम्हें समझाऊं इसको, ये मेरे हाथ में 1 मीटर लंबा तार है, चालक तार यानी प्रतिरोध तार है कोई भी, इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर है। अब इस 1 मीटर का क्षेत्रफल भी 1 वर्ग मीटर हो तो इसका जो प्रतिरोध होगा वही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। यानी एज्यूम ए कंडक्टिंग वायर विथ यूनिट 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, thus the resistance of wire unit length and unit cross sectional area is known as specific resistance अथवा रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता।
प्रतिरोधकता, ये कहलाएगा। अब इसके लिए अगर सूत्र निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये ध्यान में रखना। अगर कोई के विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र ज्ञात करो तो देखो मैंने अभी कही थी, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी बता चुका हूं, ये अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भाषा लिख करके किसके लिए, अगर हम प्रतिरोधकता का सूत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर वो कहे इसका सूत्र और इकाई, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भाषा लिख दी। फिर लिखना किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अब इसको भी सूत्र के रूप में लिख लो, R इज रिवर्सनेबल प्रोपोर्शनल 1/A। अब ये समीकरण इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, अब समीकरण नंबर 1 और 2 से हम लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समीकरण यहाँ लिख लो, समीकरण 1 व 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 उधर लिखा हुआ है जो, उसके अनुसार लेंगे। तो देखो R दोनों में कॉमन है, ये लिख लिया, ये निशान लगा लिया। अब ऊपर L है और नीचे A है, इसको लिख लिया हमने, R इज रिवर्सनेबल प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन A, ये आ गया। अब इसको निशान को हम जो है कांस्टेंट वैल्यू में बदल रहे हैं, यानी बराबर में बदल रहे हैं, तो ये K लगा देंगे, KL अपॉन A। K यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू यानी इसका सूत्र ज्ञात करना है, तो अपॉन 1 करके ये बचगुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो और करके लिख लो KL इज इक्वल टू RA, देन K इज इक्वल टू क्या हो गया, RA अपॉन L। ये विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसका जब भी उत्तर लिखो तो यूनिट के संग क्या लिखोगे, ओम मीटर, इसका मात्रक है। कैसे आया मात्रक बताओ, ये ओम मीटर क्यों लिखी, इसका मात्रक देखो, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, ठीक। तो R का जब उत्तर निकालते हैं तब क्या लिखते हैं बताओ जरा। अगर R हमें आंसर निकालना हो, यानी किसी चालक का प्रतिरोध निकालना हो, तो उत्तर के संग हम लिखते हैं ओम, और A का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर के टुकड़े कर लिए, अपॉन L, लेंथ लंबाई किस में नापी जाती है, मीटर में, तो ये मीटर से ये मीटर कट गया, तो ये क्या बचा, ओम मीटर। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है
वो इसकी इकाई जो है किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की हमें ओम मीटर प्राप्त होती है। इसमें और कुछ पूछना हो तो बोलो। नहीं, कल इससे आगे चलूँगा। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वायर, कम्बिनेशन दो तरह से होगा कम्बिनेशन, और वो कम्बिनेशन जो होगा